हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये यूपी असिस्टेंट टीचर इसकी जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 1894 पोस्ट की, तो इसमें आज हमारा सेट 12 है, जिसमें हमने मैथ्स का यूपी टेट का 2017 का रखा है पेपर 1, यानी कि 1 to 5th। तो अभी हम स्टार्टिंग में इजी टू हार्ड लेके चलेंगे, तो यूपी टेट से स्टार्ट किया है, इसके बाद सी टेट, और फिर इसके हम लोग असिस्टेंट टीचर के भी प्रीवियस पेपर कराएंगे, और फिर फाइनली हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देंगे। तो इससे पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो हम लोग इस पेपर में चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, विद ऑफ द क्लास, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, एंड लास्ट ऑप्शन है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो देखिए हिंदी में भी हम बताएंगे, क्योंकि मोस्टली ये जनरली जो ये पेपर होता है टीचिंग का, ये हिंदी में लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों बाइलिंगुअल रखा है, ताकि आराम से दोनों ही स्टूडेंट इसको देख पाएँ। किसी आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई दर्शाती है उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा, या फिर उस वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए जो ये जैसे बना हुआ है एक, क्योंकि ये पेपर जब हमने डाउनलोड किया तो ये इस तरह से यहाँ पर इसमें पहले से मार्क्स थे, तो हम इसी में बता देते हैं। देखिए ये एक, जैसे ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये इस टाइप के बने होते हैं ना, रेक्टेंगल्स बने होते हैं हिस्टोग्राम के। तो उनकी जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो उसकी बारंबारता दिखाती है। तो देखिए ये जो मैथ्स पेपर ये जो आते हैं, इसमें मैथ्स में इसमें स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, डिटेल में समझिएगा, मेन मीडियन मोड इन सबको अच्छे से देखिएगा। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री, द एंगल्स आर। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो टाइप के होते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो एक तो थीटा होता है, दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर हम हिंदी में कहें तो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है और दोनों कोण होंगे, तो ये पूछा है। तो देखिए हमें जैसे कि पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के हम लोग जो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो यानी कि दोनों का सम क्या है, 90 है। तो इस तरह से वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया थीटा और 90 माइनस थीटा। अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंस जो इन दोनों का है वो 40 डिग्री है, यानी कि डिफरेंस निकाला तो थीटा माइनस, अगर ये ब्रैकेट में रहेगा 90 माइनस थीटा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ पे 2 थीटा बना, और ये 90 इधर प्लस 90 आ गया, ये आ गया 130, और थीटा की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। यानी कि हम यहाँ पर इसको फिनिश कर देंगे और हम देख लेंगे कि हमारा 65 यहाँ पर 2 में मिल रहा है, तो अब हमें दूसरा भी निकालना होगा। तो इसके लिए हम दूसरा क्या था, ये तो थीटा आ गया, 90 माइनस थीटा था, हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा 90 माइनस 65 आया 25, यानी कि राइट ऑप्शन इज 3, 65 एंड 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द 121012 इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज। देखिए वैसे तो अगर जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी ये डिजिट हो तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मेनली हम लोग क्या कैसे करते हैं कि देखते हैं 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 एंड 4 होते हैं, यानी कि ये जो डिजिट होगी पूरी ये 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, अब यहाँ पर छोटी सी डिजिट है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 12 से ही डिवाइड कर लेंगे, और हमें रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए हिंदी में एक बार देख लेते हैं, हिंदी में शेषफल कह रहे हैं 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है, तो इसको हम सीधा डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पर ऐसे करके दिखाया, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो वैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो 12 वन द 12, उसके बाद यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, तो फिर हमें एक 0 ला के फिर यहाँ 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 उतारा, फिर 12 8 द 96 आ जाएगा, फिर ये आकर रिमाइंडर हमारा 4 बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या है हमारा 4 है। सिंपल है ये वाला, डिजिट भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इजी है, छोटी सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस, देखिए फिर से आ गया स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, आवृत्ति, वर्गमार्क, परिसर या मध्य, फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज, रेंज या मीन। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। देखिए जैसे ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कई सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक यहाँ तक जा रहा है,
एक यहाँ तक जा रहा है, एक यहाँ तक जा रहा है, फिर एक यहाँ तक जा रहा है और एक यहाँ तक जा रहा है। इस टाइप के कुछ ऑब्जर्वेशन है। ये हमारा वाई एक्सेस है और ये हमारा एक्स एक्सेस है। तो क्या होता है कि जो डिफरेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम हमारा ये वाला है और मिनिमम हमारा है ये वाला, ठीक है। ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा मैक्सिमम है। तो इनका डिफरेंस जो होता है, इनका डिफरेंस क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। इसको याद रखिएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं परिसर। तो इसका जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का, ये रेंज कहलाता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग को पता है कि इसकी जो हाइट होती है ये रिप्रेजेंट करती है इसकी फ्रीक्वेंसी को। मीन हम सबको पता है, मीन क्या होता है, मीन मीडियन मोड, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम बताएंगे। और तो बस ये समझ में आ गया ना कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होता है उसे रेंज कहते हैं। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी पिछले प्रीवियस पेपर में हमने कराया था। तो ये इसका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है इफ 24 इज 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर देन व्हाट विल बी 1/4 ऑफ दैट नंबर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, छोटे से होते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं। इसमें बस ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान से इनको देखना चाहिए। देखिए सबसे पीछे से इधर से चलना चाहिए हमेशा। एक नंबर है उसका 3/4 है ना, x ले लिया हमने नंबर, उसका 3/4 ले लिया, 2/3 ऑफ 10 यानी कि इसका 2/3 इज 24 है, यानी कि इक्वल टू 24 किसी संख्या का 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। इसमें सिंपल समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो कहा है कि उस नंबर का 1/4 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वो नंबर निकालेंगे ऐसे करके, फिर कैंसिल हुआ, इसको हमने 2 से कैंसिल किया और ये इधर 48 हो गया। तो x इक्वल टू 48 आ गया। अब ये कह रहे हैं उस नंबर का 1/4 कितना होगा, तो उसका 1/4 कर दिया तो हमारा आ गया 12। x इज इक्वल टू 12। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2√10 इज। देखिए ऐसे तो इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, कुछ बनाएंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या लग रहा है देखने में, स्क्वायर रूट किसका निकालना आसान होता है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, सिर्फ एक है ना। तो a + b का होल स्क्वायर अगर हो जाए, ये बन जाए किसी तरह, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकल आएगा। अब a + b का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये तो 7 एक डिजिट दिख रही और दूसरा ये 2ab वाला पार्ट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे, किसमें, 2ab इसको लिखा ऐसे करके। उसके बाद देख रहे हैं हम कि ये 10 है, इसको इसके फैक्टर कर लिए 10 के, 2 × 5 है ना, 10 हो गया। तो यानी कि a या b कोई भी √2 या √5 होगा। a √5 भी हो सकता है और a √2 भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली सॉल्यूशन सही आएगा। तो हमने किसी को भी a ले लिया, किसी को भी b ले लिया, है ना। तो यहाँ पर a √2 ले लिया, b √5 ले लिया। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो हम सोच रहे हैं वो कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। अब हमने देखा कि ये 2 है और ये 5 है, तो हमने a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो हमने a² निकाला 2 आया, b² निकाला 5 आया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये देखो अगर a² + b² करते हैं तो 5 + 2 7 बन रहा है और ये 2ab, इसका मतलब ये हमारा पूरा बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर करके भी देख लिया, a + b का होल स्क्वायर √2, a की जगह √2 रखा और b की जगह क्या रखा, √5 रखा का होल स्क्वायर। अब हमने a² + b² + 2ab सॉल्व करके हमने इसको देखा कि हमें ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये 2 बना, b² 5 बना और 2ab हमारा 2√10 ही बना। उसके बाद फिर से हमें ये मिल गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं, यानी कि √2 + √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसका क्या करेंगे, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इसका स्क्वायर रूट किया तो क्या बचा, √2 + √5 बचा। सिंपल है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 हो गया। बस हमें इसको देखना है कि ये 2ab बन रहा है, इस तरह से हमें करना होता है। स्क्वायर रूट में मोस्टली यही होता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, इसको मॉडिफाई करेंगे हम, तो इस तरह से होता है। राइट आंसर इज 3।
नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड टू द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स वॉज। देखिए देख रहे हैं आप लोग स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी थ्योरी से भी आ रहे हैं, तो इस वाले चैप्टर को थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन यानी कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, किसे था, तो ये आर ए फिशर को था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। ठीक है, ये से रिलेटेड थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थे आर ए फिशर। नेक्स्ट है इफ 3/5 पार्ट ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36 देन दैट नंबर इज, हिंदी में कहें तो किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। देखिए नंबर है उसका 60%, इधर से चलते हैं, एक्स ले लिया हमने, उसका 60% यानी कि 6/10, उसका 3/5 पार्ट यानी कि मल्टीप्लाई 3/5 कर लिया, कितना है इस 36 इक्वल टू 36। अब इसको हमने कैंसिल कर दिया, 6 से 6 36 गया और इधर 3 टू द 6 चला गया, फिर ये 50 हुआ और ये इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 100 आ गया, x इक्वल टू 100। सिंपल है ये, बहुत 2 मिनट में आ जाता है एकदम। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अच्छा है, पाइज ए एन, वैसे ये काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी आता है, लेकिन एक बार फिर से इस पर जो है इस पे बेस्ड, इस चार्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया है। लास्ट लेक्चर में भी ये इस पे एक क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसे बताना ज़रूरी समझा। इसमें क्या है कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है, प्राइम है, इंटीजर है। तो देखिए पाई क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3 वैसे तो 22/7 होती है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगी हमें 3.14। 3.14 पे ख़त्म नहीं होती है वो, अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे तो 3.142 समथिंग करते हुए बहुत मतलब रिपीटेटिव नहीं होती है, 287 इस टाइप से होती है, तो वो आगे काफ़ी लॉन्ग टर्म में जाती है। तो जितना भी आप कैलकुलेटर की रेंज रखेंगे उतना वो डेसिमल के बाद जाएगी। तो यानी कि कौन सा हो गया, हमने लास्ट में बताया था कि रियल नंबर दो में बटे होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। रेशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है यानी कि जो नीचे जाने पर जब हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पर माइनस करते हैं तो माइनस करने पे क्रॉस आता है, मतलब ज़ीरो हो जाता है, तो नॉन टर्म मतलब वहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई, टर्मिनेटिंग हो गया, तो वो वाले जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग में आते हैं, और जो ख़त्म नहीं होते हैं वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहता है, कुछ ना कुछ शेषफल आता रहता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो रेशनल में क्या होता है, रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरेंस जो है हमें मिलता है कंडीशन। रिकरेंस क्या होता है, जो यहाँ पर डिवाइड करने पे जो डिजिट आती है वो रिपीटेटिव आती है, जैसे 3.141414 अगर ऐसे करके आ रही है यानी कि वो रिकरेंस वाली हो गई कंडीशन। ठीक है, और नीचे रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरेंस कंडीशन हो गई। ऐसी इरेशनल में क्या होता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ कौन सा आता है, नॉन रिकरेंस आता है, कि मतलब कि उसमें 3.1414 नहीं आएगी, 1428756 इस टाइप से आएगी, यानी कि वो नॉन रिपीटेटिव है, नॉन रिकरेंस है। तो ऐसे जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरेंस, वो होते हैं इरेशनल नंबर। और हमारा पाई जो है वो 3.1428 इस टाइप से समथिंग आता जाता है आगे, तो यानी कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिकरेंस है, तो वो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। और हमने इसको ट्रिक से बताया था उसमें याद करने के लिए कि ये कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसके लिए हमने बताया था देखिए आर से रेशनल स्टार्ट हो रहा है, आर से, और रिकरेंस भी आर इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि आर दोनों में फर्स्ट टर्म आर रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है if a upon 3 is equal to b upon 4 is equal to c by 7 then the value of a plus b plus c अपॉन सी, इसी टाइप का पिछले उसमें भी आया था 2018 वाले उसमें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम देख लेंगे कि यह नीचे क्या है, सी है, यानी कि अगर हम ऊपर के ए बी को भी अगर सी के टर्म में लिख दें तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से सिंपल लिख देंगे, ए को सी के टर्म में क्या लिखेंगे, 3c/7, ए इज इक्वल टू 3c/7। फिर यहाँ पे बी है, बी देख लिया, 4c/7 आ जाएगा, 4c/7 प्लस सी अपॉन सी। अब ये सी तो कॉमन आके ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, अब हम निकालेंगे 3/7 प्लस 4/7 प्लस 1, इसको निकाला, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारा 3 4 7 और प्लस 7 यानी कि 14/7 और हमारा 2 आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 2।
नेक्स्ट है द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 37823645931 विल बी। हिंदी में कहें तो के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक पूछा है यानी कि ये यूनिट डिजिट पूछी है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट पकड़ा, सबका यूनिट डिजिट देखेंगे। 8 6 48 होता है, 8 छंग 48 होता है। 48 में यूनिट डिजिट क्या आया, 8 आया, हमने इसको ले लिया। उसके बाद 8 को फिर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 9 द 72 होता है, उसका यूनिट डिजिट लिया तो क्या आया, 2 आया। फिर 2 2 द 4 आया, 2 लिया और इधर 2 यानी कि 4 आया, 2 2 द 4, तो हमारा एक यूनिट डिजिट क्या मिला, हमें 4 मिला, तो इसका राइट आंसर हो गया 4। सबके यूनिट डिजिट ले लेंगे, 8 6 था, फिर जो आया उसको नेक्स्ट से, फिर जो आया उसको नेक्स्ट से, ऐसे कर लेंगे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 60 देन वन ऑफ द नंबर विल बी। देखिए, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम दिया है और दोनों नंबर्स का सम दिया है, ठीक है, और पूछा है इनमें से एक नंबर कोई बताइए, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर दिया है और नंबर 2 है, तो कोई एक भी यहाँ पे मैच कर रहा है तो उसको टिक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एलसीएम पता है, सिंपल सबसे शॉर्ट तरीका इसका यही है कि एलसीएम 72 है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 8 9 में, ठीक है। अब हम क्या एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ हमें इससे निकालना होगा, एलसीएम से हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे, इसको स्प्लिट कर दिया 8 9 द 72 में, फिर 8 को फर्दर स्प्लिट किया 4 इंटू 2 में, 4 टू द 8, और 9 को कर दिया 3 इंटू 3 में। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, उसके बाद क्या होता है, अंदर सिर्फ को प्राइम नंबर बचते हैं। को प्राइम मतलब जो कि एक दूसरे से, मतलब उसके बाद फर्दर उनसे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और वो लोग क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 और 3 मिल रहा है हमें, तो क्या किया, अब हमने यहाँ पर स्प्लिट कर लिया, उसके बाद हमने देखा एचसीएफ क्या है, 12 है, यानी कि 4 और 3, 4 3 द 12 हमें मिल रहा है, हमने इसको किनारे कर लिया। अब जब इसको हम किनारे कर लेंगे यानी कि 12, अब हमें क्या बच रहा है, 2 और 3 बच रहा है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो अंदर हमने क्या लिख दिया, 2 और 3, यानी कि ये दो नंबर हैं। अब ये दो नंबर के उसके एक पार्ट हैं, है ना। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें नंबर मिलेंगे एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा 12 है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमें एक नंबर 24 मिला, दूसरा नंबर हमें क्या मिला, 36 मिला। अब ये कह रहे हैं कि वो नंबर नहीं बताना है उनका, वन ऑफ द नंबर विल बी, हाँ ठीक है, वो नंबर बताना है, तो उनमें से एक नंबर हम देख लेंगे, हमें 24 मिल रहा है, 36 नहीं गिवन है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर इस 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों का सम किया, ये कह रहे हैं ना ये दो नंबर का सम 60 है, इन दोनों का सम किया, हमने देख लिया कि 60 आ रहा है, यानी कि हमारा ये नंबर्स बिल्कुल सही हैं, 24 और 36। सिंपल हमें क्या फोकस करना है ऐसे क्वेश्चन में, एलसीएम से हमें एचसीएफ पे आना है। एलसीएम को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि हमें एचसीएफ मिल जाए, और जो एचसीएफ के अलावा जो बचेगा वो हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे, और फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके उनके सेपरेट नंबर निकाल लेंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3/2 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि एक मिनट हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि क्या होती है, इसकी परसेंटेज बताइए। तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, सॉरी उसका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है, एसपी का 3/2 जो है वो सीपी है, हमने ऐसे लिख दिया कंडीशन। अब हमने क्या किया, इसको रेशियो में ले लिया, सीपी हमने एसपी कर लिया और इधर 3/2 आ गया। अब हम यहाँ पे हमें यहीं पे पता चल गया कि हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, हमने देखा सीपी जो है वो ज़्यादा है, एसपी कम है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। हिंदी में कहें तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा का खरीद रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि लॉस का हमने फॉर्मूला लगा दिया सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, और ऑब्वियसली सीपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी ये लॉस निकलेगा। तो हमने क्या किया, 3 - 2 कितना हुआ, सीपी माइनस एसपी, 3 - 2 कितना 1 आया, और सीपी कितना है 3 है, इंटू 100। जो ये लॉस प्रॉफिट निकलता है हमेशा सीपी पे निकलता है, ठीक है। अगर गिवन नहीं है, अगर गिवन है तो यहाँ पे एसपी करेंगे, वरना सिंपली हम सीपी पे निकालते हैं। तो 1/3 इंटू 100 परसेंटेज निकालनी है हमें, तो ये आता है 33 होल 1/3% लॉस।
तो हमारा राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट है द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर। देखिए हम वो ले लेते हैं, पॉइंटर तो उससे ज़्यादा सही से दिखेगा, लेज़र पॉइंटर। देखिए द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 मीटर देन द एरिया ऑफ इट्स सीलिंग इज। क्या कह रहे हैं कि ये छत का क्षेत्रफल पूछा है इन्होंने, और कह रहे हैं कि कमरे की जो चारों दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दूनी है, कमरे की ऊंचाई गिवन है। तो अब हमें क्या निकालना है, छत का जो एरिया निकालना है। अब हमने ये इस टाइप का एक बना लिया, क्यूबॉइड बना लिया, एक कमरा रूम बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि देखिए कंफ्यूजन होता है जिसका कर्व सरफेस का, इसमें हम क्या रखें, है ना। वैसे तो हमें पता है LBBH होता है 2, है ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम जब सिर्फ 4 दीवारों का दिया है, छत का नहीं दिया है, तो हम इसमें यहाँ पे कौन सा रखें। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली ये बना लीजिए, और इसको देखिए कि ये क्या होता है। हम लोग को ये पता होता है कि ये क्या है, L है, ये ब्रेथ है, और ये हाइट है, तो सबको पता है बस। यानी कि हमें L और B को नहीं टच करना है, बाकी दोनों को फॉर्मूले में रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे LH लिया, HL और HB या BH, ठीक है, कोई भी आगे पीछे रखिए। HL ले लिया और BH ले लिया, तो वो क्या हो गया, कमरे का ये वाली जो दीवारें हैं इनका एरिया हो गया। 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 है इधर, है ना। तो अब हमने क्या किया, ये कितना दिया है, 660 दिया है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड एरिया जिसे कहते हैं। अब हमने क्या किया, H जो है दोनों में है, कॉमन है, और H हमें गिवन है, तो हमने 11 को बाहर ले लिया अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए। फिर अंदर क्या बचा, L बचा और B बचा, B प्लस L इज इक्वल टू ये। अब ये दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ की, यानी कि L इज इक्वल टू 2B है, ठीक है। अब हमने क्या किया, L को B के फॉर्म में लिख लिया, तो यहाँ पे 2B प्लस B 3B हो गया, और इधर ये क्या हुआ, 11 टू द 22 को जब 66 से क्रॉस करेंगे तो 3 बचेगा, 30 हो गया इधर। B की वैल्यू आ गई 10, और इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे 10 रखेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमें L और B निकल गए। अब ये कह रहे सीलिंग एरिया क्या है, यानी कि छत का एरिया क्या है, तो क्यों क्या होगा, छत सिर्फ पूछा है, ये फर्श नहीं पूछा है, तो ये याद रखिएगा सिर्फ छत। यहाँ पे 2BL मत ले लीजिएगा, सिर्फ LB लेना है, तो वो हो जाएगा 10 × 20 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट है इफ 604-6 इज डिविजिबल बाई 11 देन द इंटीजर इन द ब्लैंक स्पेसेस। यदि ये कोई संख्या है 11 से विभाज्य, तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा, यहाँ पे कौन सा इंटीजर होगा। तो हम यहाँ पर लिख कर बताते हैं, इससे समझ में शायद ना आए। जैसे देखिए ये 1 है, ये 2 नंबर है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, और ये हमारा 5 नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 11 में क्या करते हैं, ऑड लेंगे, 1 + 3 + 5 माइनस 2 + 4, और अगर आगे हो तो वो और इवन वाला, यानी कि ऑड माइनस इवन, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए ऑड पहले लेंगे। तो ऑड माइनस इवन इज इक्वल टू क्या निकलना चाहिए, 11 निकलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे यही किया, ये माइनस ये, तो अब हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 6 + 4 + 6 ये निकाला, माइनस अब ये 0 प्लस कुछ है ही नहीं, है ना, तो हम क्या करेंगे, -11 कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हम ऐसे लिख देते हैं, ऑड माइनस इवन इक्वल टू 11 होता है। तो अगर हम ऑड -11 कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा इवन। इवन में एक तो 0 ही है, दूसरा हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वही किया है। 6 + 4 + 6 इज इक्वल टू 16 आया, -11 किया तो हमें 5 मिल गया। अब 5 में क्या है, 0 भी है, इवन हमें पूरा नंबर मिला, 0 है, यानी कि ये पूरा नंबर कितना है, 5 है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा हमारा राइट। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पे। Who was the self-taught Indian mathematical genius in the 20th century? 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो श्रीनिवास रामानुजन थे। ये एक सिंपल क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 numbers is 3, more than 5 times the smaller, and the sum of 4 times the larger and the 3 times the smaller is 71। तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ट्वाइस द लार्जर ऑफ 2 numbers। पहले हमने क्या किया, लार्जर और स्मॉलर 2 टाइप के नंबर दिए, हमने क्या किया, एक्स और वाई, किसी को भी एक्स वाई मान लिए। लार्जर हमने यहाँ पे ले लिया, लार्जर एक्स है और स्मॉलर वाई, ये 2 नंबर है, ठीक है। ट्वाइस द लार्जर यानी कि 2x
ऑफ टू नंबर्स इज 3 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। अब हमने क्या किया, स्मॉलर का 5 टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, और कितना मोर देन है इससे, ये कितना मोर देन है, 3 मोर देन है यानी कि +3, इससे 3 मोर देन है ये स्मॉलर वाला यानी कि +3। हिंदी में देखें, दो संख्याओं में से जो बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, 3 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है ना, तो इससे करेंगे इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो इसको +3 कर दिया, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरा कह रहा है कि एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर, सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर एंड 3 टाइम्स द स्मॉलर, एंड 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर क्या कह रहा है, सम कह रहा है, सम कह रहा है इसलिए प्लस आया। 4 टाइम्स लार्जर और 3 टाइम्स स्मॉलर इज़ कितना है, 71 है। हिंदी में क्या है, छोटी संख्या के 3 गुना का योग, सॉरी, बड़ी संख्या के 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का योग जो है वो 71 है। तो हमारी वो नंबर्स पूछे हैं एक्स वाई। सिंपल ये दोनों इक्वेशन बना ली। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दें तो ये एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टू द 4, ये 10 आया, इसको इक्वल के इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया। उसके बाद 2 3 × 6, इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 13y = 65। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 13 5 द 65, और जब y की मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x की मिल जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो गया 14,5, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। बस लैंग्वेज बेस्ड था, इक्वेशन बनानी थी। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिएगा। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इफ इट इज स्लाइस्ड इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, हाउ मेनी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। क्या ये कह रहे हैं कि एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, उसको पूरे को पेंट कर देते हैं, और क्या करते हैं, पेंट करने के बाद उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के उसके छोटे छोटे काट देते हैं, स्लाइस काट देते हैं, तो हमें एग्जैक्टली एक फेस वाला कलर्ड, मतलब क्यूब ऐसा हो जिसके एक फेस पे सिर्फ कलर हो, तो वो ऐसे कितने क्यूब्स होंगे। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, ये पूछा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक फिगर हमने समझाने के लिए सब बनाया ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। 5 इसकी है, इसको हमने कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब में काटेंगे तो हमें कितने इसके 5 पार्ट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 लाइन्स बनाई तो हमें इसके 5 पार्ट मिल गए 1 1 1 के। ठीक है, अब इसी तरह हमने इधर किया और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टाइप के बनाए। क्यूब बनाना है हमें, यानी कि 1 1 1 चारों तरफ साइड इक्वल होनी चाहिए, क्यूब बनाना है, तो हमने इस तरह से इसको बना दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा कलर था, पूरा कलर था, तो अगर हम यहाँ का इस कॉर्नर पहले देखते हैं, कॉर्नर इसके देखते हैं, कॉर्नर लें तो हमें ये भी कलर में मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, इसके तीनों साइड कलर मिलेंगे। इसको हमें नहीं लेना, यानी कि कॉर्नर हमारे ख़त्म हो गए। अब हम देखते हैं ये एजेस वाले देखते हैं। अब देखिए इसको कलर अगर किया है हमें तो इस वाले पार्ट पे भी मिलेंगे, इस वाली सरफेस पे भी मिलेंगे, यानी कि इसकी 2 सरफेस पे मिलेंगे, हमें एक सरफेस पे चाहिए सिर्फ। तो यानी कि इसके जो ये एजेस वाले हैं, ये चाहे नीचे के ये हों, चाहे ये इधर के हों, चाहे ये वाले हों, ये सब बेकार हो गए, हमारे काम के नहीं। अभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक 1 फेस वाले हमें ये बीच में मिलेंगे, सेंटर में। कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जिनकी सिर्फ एक सरफेस पे, क्योंकि इसके बाद पीछे होगी, है ना, नीचे बीच में होगी ये ऐसे, इसी तरह से यहाँ वाले, इसे यहाँ पर देखें तो ये बीच में मिलेंगे, यहाँ पर भी बीच में मिलेंगे, हर तरफ, हर साइड, यानी कि 1 2 3 4 5 6 साइड, ये सेंटर के 9 मिलेंगे। तो देखिए डॉट 1 फेस हमें निकालना है, डॉटेड यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं एक फेस पे। अब टोटल सर्फेसिस कितनी होती है, 6 होती हैं, यानी कि 1 फेस वाले टोटल कितने क्यूब्स मिलेंगे, 9 × 6 = 54, यानी कि टोटल 54 हमें ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिनके सिर्फ 1 सरफेस पे पेंट होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मान लिया जाता है कि 3 सरफेस वाले, तो हम कॉर्नर्स वाले सिर्फ ले लेंगे और कोई नहीं आएंगे, सिर्फ कॉर्नर्स वाले ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कितने हो गए, उधर भी 4 कॉर्नर, 4 4 8 हमें मिल जाएंगे। अगर 2 सरफेसेस वाले ले लें तो हमें ये वाले मिल जाएंगे, एजेस वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तरफ कितने मिले हमें, 12 मिले। तो इसी तरह और सरफेसेस पे निकाल लेंगे, तो ऐसे करना होता है, बस एक सरफेस का निकाल लें, बाकी सबका पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट है
यहाँ पे तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप है। तो देखिए, अच्छा ये एक वो है, जैसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऊंचे नीचे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, मीन मीडियन मोड निकालना होता है, वो वाला क्वेश्चन है। सेंट्रल टेंडेंसी गेट अफेक्टेड इफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑन बोथ द एंड ऑफ डेटा अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर रिमूव्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जैसे हम लोग मान लिए एक बनाते हैं, इसको हम बना के दिखाते हैं क्योंकि इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर हमें इस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये रैंडमली हाइट के हैं, रैंडमली फ्रीक्वेंसी के, मतलब ये इस टाइप के हिस्टोग्राम टाइप ऑब्जर्वेशन हैं कुछ। तो ये कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ लेते हैं, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो ये कहते हैं कि पहले तो हमने क्या किया, अवरोही क्रम में रखा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा। अभी तो ये रैंडमली है, जैसे कोई ऊंचा कोई नीचा। अब हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इस तरह से कुछ रख लिया, हाइट जो है वो कुछ इस टाइप की इनकी आ रही है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में रखा। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है दोनों एंड से हमने हटा दिए। अब जब ये हटा देंगे तो हम क्या क्या चीज़ें जो है इफेक्ट करेंगे जो हम नहीं निकाल पाएंगे। मीन मीडियन मोड, मीन मोड, मोड मीडियन, क्या क्या चीज़ें नहीं हम निकाल पाएंगे, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे निकालते हैं। देखिए मीन में क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, जितनी भी उनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करते हैं, ऐड करते हैं आपस में, और जितने नंबर होते हैं यानी कि 1 2 3 4 5 उनको उससे डिवाइड कर लेते हैं, है ना। पहले इनकी वैल्यू देखेंगे, उनका सम करेंगे, अपॉन उतने नंबर का डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आता है, हमारा मीन आता है। तो अगर हम यहाँ से दोनों एंड से ये निकाल लेंगे तो हमारा मीन सही नहीं आ पाएगा, है ना। एक तो मीन इफेक्ट करेगा, मीन नहीं निकाल सकते। दूसरा अब हम देखते हैं मोड को। मोड का क्या होगा कि मोड क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, जैसे मान लीजिए इस टाइप से नंबर होता है 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5। तो हम ये इस कहते हैं कि इसमें मोड क्या है, तो इसमें मोड क्या है, 3 है। देखिए कोई भी वो नंबर जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा टाइम्स गिवन होता है, वो हमारा मोड होता है। अब इन दोनों को अगर हटा लेंगे तो हमें पता ही नहीं कि इनकी वैल्यू क्या थी, ये 3 में थे 4 में थे, कितनी वैल्यू थी इनकी, है ना। तो इसलिए मोड भी इफेक्ट करेगा, मोड भी हम नहीं निकाल पाएंगे। अब बात आती है मीडियन की। तो देखिए मीडियन में क्या होता है, मीडियन की जो पॉलिसी होती है, अगर ऑड है, नंबर ऑड है, जैसे 1 2 3 4 5 ऑड है, तो क्या होता है, इसका मीडियन ये सेंटर वाला हो जाता है ना, ये सेंटर वाला इसका मीडियन हो जाता है। लेकिन अगर इवन होता है, जैसे 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं, ये दो सेंटर का उठाते हैं, है ना, दो सेंटर के उठाते हैं इवन में, और उनको सम करके बाई 2 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, मीडियन। इस तरह से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये एंड ख़त्म भी हो जा रहा है तो हमें क्या होगा, हम यहाँ से सेंटर से या तो 2 ले लेंगे, या फिर अगर ऑड है, जैसे अगर यहाँ पर इवन होता तो हम इस तरह से ले लेते। अब ऑड है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर से उठा लेंगे। तो हमें मीडियन इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कौन इफेक्ट करेगा, मीन और मोड करेगा, यानी कि हम मीन मोड नहीं निकाल पाएंगे। यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट है, एवरी डिजिट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ईदर 3 और 4, द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। देखिए ये कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, ठीक है। कोई नेचुरल नंबर है, उसका क्या है, 3 है या 4 है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हो तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम ऑप्शन से करेंगे। सिंपल है, 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो, इतनी छोटा सा नंबर है तो हम सीधा डिवाइड करके देख लेंगे, ये हमें आसान पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पहले तो हमने चेक किया 44 है स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमने देखा कि ये 4 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। और ये कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि 3 4 दोनों से, इधर और नहीं है, 3 और 4 दोनों से डिवाइड है। तो ये कंडीशन हमारी पक्की है। तो यहाँ ये 3 से नहीं जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चलेंगे इससे बड़ी वाली 3 3 3 पे आए, ये 3 से जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, पर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हम आते हैं 4 4 4 पे, इससे बड़ी वाली। तो अब देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 1 3, 1 इधर कैरी आया, 3
उसके बाद ये 12 जाएगा, कितना बचेगा 2 कैरी बचेगा और इधर 24 बनेगा। ये 3 से जा रहा है तो ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये अब हमें इससे बड़े वाले पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्यों हम सही तरीके से चल रहे हैं, स्मॉलेस्ट से चल रहे हैं, तो हम छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 444, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स अ पेंटागन। देखिए पेंटागन यानी कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग इन्होंने पूछा है। तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। अगर पूछा जाए इंटीरियर एंगल, सिर्फ इंटीरियर एंगल बताइए कोई सा, तो उसको क्या करते हैं बाई एन कर देते हैं, लेकिन सम में बाई एन नहीं करते, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सम में n-2 इंटू 180 होता है और एन यहाँ पे क्या होता है साइड्स होती हैं। अब साइड्स किसकी हैं यहाँ पे पेंटागन, पेंटागन यानी कि पंचभुज 5 हो गई, एन क्या है एन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दिया, तुम्हारा 5 - 2 3 आया, 3 18 54 होता है, 0 5 40 डिग्री हमारा हो गया। नेक्स्ट है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। देखिए ये पहले तो कह रहा है 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड, ठीक है, 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड, पूरी एक ये एक क्या क्या इन्होंने एक रेशनल नंबर ले लिया है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि 7 क्या है पूरा पोल है, उसका 4th पार्ट जो है वो मड में है, इसका यही मतलब हुआ। 7 पूरा पोल हो गया और 4th पार्ट जो होगा वो हमारा मड में हुआ। तो हमने क्या किया है किस तरह से पोल बना लिया, पूरा ये 7 है, इसका ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ये यहाँ, इसके बाद ये मड स्टार्ट हो रहा है। अब ये मड कितना है 4th है, तो यानी कि ये कितना बचा जो मड से निकला हुआ पार्ट है, यानी कि कीचड़ से ऊपर वाला पार्ट है वो कितना बचा 3 बचा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है 7 है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। व्हेन 1/3 ऑफ इट इज पुल्ड आउट एंड 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन्स इन द मड, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ पोल। हिंदी में पढ़ते हैं। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा है, देखिए कैसे करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1/3 जो है वो पुल्ड आउट करते हैं, खींचते हैं, तो जब 1/3 इसको बाहर खींचेंगे धसे हुए पार्ट को, तो यानी कि 4 पार्ट से 1/3 पार्ट बाहर खींचेंगे तो 4 × 1/3 हुआ, है ना। तो कितना हुआ 4/3 पार्ट जो है वो हमने मड से बाहर खींचा, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि ये तो पाया गया कि 8 मीटर का माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। 8 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ द पोल स्टिल रिमेन इन द मड, अभी भी जो नीचे जो धसा हुआ पार्ट है वो उसका क्या है, उसकी हाइट क्या है 8 मीटर है। यानी कि अगर 4 में से 4 - 3 खींचा हुआ पार्ट हम माइनस कर दें तो हमें बचा हुआ पार्ट पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया पूरा 4 है, इसमें से जो खींचा गया 4/3, यानी कि क्या किया लेफ्ट ओवर पार्ट इन मड इज 4 - 4/3, कितना बचा 8/3 बचा, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर 8/3 है खींचने के बाद, इसकी वैल्यू दी गई है 8 मीटर। तो हमने क्या किया 8/3 यूनिट को बराबर कर दिया 8 मीटर के, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 मीटर आ गया। अब ये कह रहे हैं कि पूरे खंबे की लंबाई क्या है, पूरी हाइट क्या है पोल की, तो पूरा 7 का है, 1 की वैल्यू 3 मीटर है 1 यूनिट की, तो 7 ये पूरा यूनिट में चल रहा था, 7 की यूनिट की वैल्यू क्या होगी 21 हो गई, 7 × 3 21 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए प्लस बी 12 डेज में कोई काम करते हैं, बी एंड सी इन 15 डेज, बी और सी मिलकर 15 डेज में काम करते हैं, सी एंड ए इन 20 डेज, सी और ए मिलकर 20 डेज में काम करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक सेपरेटली टू डू द सेम वर्क। अब हमें क्या करना है सबकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है और एक की सेपरेट एफिशिएंसी निकाल के इससे डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या किया इनका एलसीएम ले लिया, पहले इनका एलसीएम हो गया 60, 15 4 द 60, 12 5 था और 23 द 60। तो अब ये क्या आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया और ये इन दोनों के डेज, ये इन दोनों के मिलकर ये इन दोनों के मिले। अब हमें सेपरेट नहीं पता, अब हम क्या करेंगे इसको हमने क्या किया हमें ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा a प्लस बी क्या है 5 है, c प्लस ए क्या है 3 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें a मिल जाएगा, कैसे, देखिए इन दोनों को ऐड किया हमने तो 2a मिला प्लस b प्लस सी मिला। अब हमें यहाँ से सिर्फ a चाहिए और b प्लस सी की क्या है 4 वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे 4 रख दी, तो ये इन दोनों को भी ऐड किया तो ये 8 आया। अब 8 - 4 कितना आया 2 आया, सॉरी 4 आया, और यहाँ पे 2a है, जब इसको डिवाइड करेंगे 4 को
तो यहाँ पर हमें ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी 2, और हमें क्या करना है, सिर्फ ए का निकालना है। तो 60 टोटल वर्क है, अगर ए की सिर्फ एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें सिर्फ ए के पता चल जाएगा ए अकेले कितने दिन में काम करता है। तो 60/2 = 30 डेज। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, देखिए वैसे तो ये तो डायरेक्टली हमें पता होता है कि ये इतना होता है, हमने यहाँ पे लेकिन प्रूव भी करके दिखा दिया है कि ये कैसे होता है। देखिए एक कोई ट्रायंगल दिया है ABC, और इन्होंने बस इतना बताया कि ये DEF जो है ये इसकी मिड पॉइंट्स हैं, मध्य बिंदु हैं। तो इसका DEF का जो एरिया है वो ABC के कितना है, कौन सी इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब देखिए इसको कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पर एक रैंडमली ले लिया, PQR ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ले लिए। तो PQRC हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्योंकि QR क्या है, ये मिड पॉइंट है ना, QR मिड पॉइंट है किसके, AB का मिड पॉइंट Q है, AC का मिड पॉइंट R है, ठीक है। इसका मतलब, और इधर BC का मिड पॉइंट P है, यानी कि QR पैरेलल है PC के, है ना, और QP पैरेलल है RC के, यानी कि क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। PQRC क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि PR क्या है, ये एक डायगोनल है। कैसे, पैरेललोग्राम है तो अगर हम इसका डायगोनल देखेंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, अब हम देखते हैं, देखिए PR क्या है, एक डायगोनल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, यानी कि PQR = RPC। देखिए QPR कुछ भी ले लिए, PQR QPR = PRC, हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पैरेललोग्राम में देखेंगे, PRQB कौन सा लिया है, BQRP इस पैरेललोग्राम में। इसी तरह हमने देखा कि ये एक डायगोनल है और ये चूंकि एक पैरेललोग्राम है इसलिए ये ट्रायंगल बराबर ये ट्रायंगल हो जाएगा, PQR = PBQ, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। इसी तरह अब ऊपर वाला हमने लिया, सारे सेंटर से लेने हैं, ये वाले से लेना है सबको। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया, तो ये इक्वल टू ये हो गया, यानी कि PQR = AQR हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, PQR एक तरफ कॉमन मिल रहा है, LHS में हमें क्या मिल रहा है, PQR ही मिल रहा है। तो हमने क्या किया, ऐड जब किया तो हमें 3 ट्रायंगल PQR के मिले, इज इक्वल टू इधर कौन सा मिला है, इधर एक ये मिला PRC, एक ये वाला मिला BQP, एक ये वाला मिला AQR, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो है क्या होता है कि अगर हम पूरे ट्रायंगल को देखें ABC को, तो ये इक्वल किसके होगा, ये वाला AQR प्लस ये वाला BQP प्लस RPC प्लस ये सेंटर वाला PQR। जनरली अगर हम देखें ABC = तो यही होगा AQR, QBP, PRC और PQR। अब हमने देखा कि ABC को यहीं रखेंगे, हमें ABC में चाहिए वैल्यू, ABC को ऐसे ही रखा। हमने क्या किया, सबको ऐसे लिखा जो ये सेंटर वाला है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन क्या बनी थी PQR की, 3 ट्रायंगल PQR = ये, तो हम इन तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 PQR, है ना। इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स PQR। तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स PQR लिख लिया, और एक PQR हमें ऐड करने पे पहले ही मिल रहा है क्योंकि ABC = में आया है वो, है ना। तो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 4 ट्रायंगल PQR के हो गए। अब यानी कि PQR = क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 ऑफ ABC। यही यहाँ पर है, DEF इन्होंने लिया है तो DEF = 1/4 ऑफ ABC, यानी कि इसका 1/4वां हिस्सा होगा। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली देन देयर रेसिप्रोकल डिफर बाय। तो देखिए एक कुछ 2 नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 5 है, हमने ले लिया A और B हैं, A - B यानी कि 5 है, और प्रोडक्ट जो है वो 36 है, AB 36 है। इनका रेसिप्रोकल पूछा है, तो हम वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/A व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, हिंदी में देख लेते हैं, व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। तो हमने, अब हमें नहीं पता कि A बड़ा है या B बड़ा है, तो हमने ये वाला साइन लिया, हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है, तो हमें ये निकालना है। हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें ये इस टाइप से मिल जाएगा। हमने इसको डिवाइड कर दिया A-B/AB, यानी कि 5/36, तो हमें 1/B - 1/A मिल गया, 5/36। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया।
इस साइन का मतलब होता है कि बी भी बड़ा हो सकता है और ए भी बड़ा हो सकता है। 1/b माइनस 1/a भी लिख सकते हैं और 1/a माइनस 1/b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन मिल रही है, तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 6 इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। द नंबर इज, दो अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल। ठीक है, दो अंकी संख्या एक्स वाई ले लिया, उसके अंकों का गुणनफल यानी कि एक्स क्रॉस वाई 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि एक्स वाई प्लस 9 अगर हम करते हैं तो हमें वाई एक्स मिलता है, इसको रिप्लेस कर देता है। तो हमने क्या किया, अब देखिए ऑप्शन में देखिए है तो हमें दो नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें 6 मिल रहा है। तो देखिए या तो हम 1 इंटू 6 लें, 1 क्रॉस 6 ये 6 मिलेगा, ये तो 12 हो रहा है, 4 3 दा 3 5 दा ये भी नहीं हो रहा है, 15 हो रहा है, और ये 2 3 दा 6 ये मिल रहा है या ये मिल रहा है। इसको चेक करते हैं, 6 1 दा 6, लेकिन अगर हम 6 में 9 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, है ना। 6 में 9 जोड़ेंगे तो हमें 15 मिलेगा, तो वो तो हमारा 16 का ऑपोजिट नहीं होता है। ऑपोजिट मिलने का मतलब हमें 6 1 मिले, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2 3 को चेक करेंगे, 2 इंटू 3 6 होता है, अगर हम 23 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, जो कि इसका रिवर्स है, यानी कि एक्स वाई वाई एक्स मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। देखिए इसमें 3 to 4 क्वेश्चन जो थे वो साइकोलॉजी वाले थे, तो वो तो हमारे इसमें नहीं है सिलेबस में, तो हम इसमें न्यूमेरिक वाला पार्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 23 क्वेश्चन थे इसमें, तो उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।